हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स लाइट के वेव नेचर के बारे में है, ये उसी पर बेस्ड है। जैसे जब भी कोई चीज़ अगर इंटरफेरेंस का फिनोमेना, ये वर्ड सुना हुआ होगा, 11th क्लास में वेव्स में हम लोग पढ़े थे इंटरफेरेंस। तो जब भी कोई चीज़ इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो करता है तो हम लोग बोलते हैं वो तो वेव है। तो लाइट भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो करता है। ये वाले चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात किया जाएगा। वो एक्सपेरिमेंट ये बताएगा कि देखो लाइट का इंटरफेरेंस होता है, और अगर लाइट का इंटरफेरेंस होता है मतलब लाइट वेव है। तो ये पूरा चैप्टर समझ सकते हो कि एक एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। वो एक्सपेरिमेंट लाइट के इंटरफेरेंस को शो करता है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने कि दुनिया को ये दिखाया कि देखो लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस हो रहा है मतलब लाइट और लाइट मिलकर अंधेरा हो रहा है, या लाइट और लाइट मिलकर 4 गुना लाइट हो जा रहा है। ऐसा होगा। ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इंटरफेरेंस कुछ ऐसा ही है, साउंड और साउंड मिलकर सन्नाटा। तो इसी पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो पहले हम लोग को थोड़ा सा अपना इंटरफेरेंस के नॉलेज को रिवाइज करना होगा। तो ज़रा एक बार हम लोग समझते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है। तो उसके थोड़ा सा और पहले से एक बार वेव के बारे में बात करते हैं, है ना। मतलब वेव का हल्का सा डिस्क्रिप्शन लेते हुए इंटरफेरेंस समझते हैं। जैसे जब कोई मैकेनिकल वेव, जो हम लोग क्लास 11th में वेव वाले चैप्टर में पढ़े थे, जब कोई वेव ट्रैवल कर रहा है तो वो मीडियम के हर पॉइंट पर, ये वेव ट्रैवल कर रहा है ना, तो मान लो यहां ट्रैवल कर रहा था अगर, तो मीडियम के हर पॉइंट पर, मतलब मीडियम के हर पार्टिकल को वो ऑसिलेट करा रहा है। वेव अगर इधर जा रहा है मतलब एनर्जी इधर ट्रैवल कर रहा है, और कैसे कर रहा है, मीडियम के हर पार्टिकल को ऑसिलेट कराते हुए। तो मीडियम के हर पार्टिकल पर कुछ कुछ एनर्जी है। उसको इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करें तो यहाँ वाला पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहा है, ये सब ऑसिलेट कर रहे हैं, और इस ऑसिलेशन के थ्रू एनर्जी प्रोपगेट कर रहा है। यहाँ का इंटेंसिटी है सपोज I, हर पॉइंट पे इंटेंसिटी इसकी वजह से I है। अगर एक दूसरा वेव ट्रैवल करता, दूसरा वेव इसी जगह पे ट्रैवल करता, तो वो भी मीडियम के हर पार्टिकल को अपने हिसाब से SHM कराता, है ना। मीडियम का हर पार्टिकल SHM करता, और वेव आगे की तरफ ट्रैवल करता, मतलब एनर्जी आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा होता। तो उसकी वजह से भी हर पॉइंट पर कुछ कुछ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होता। सपोज हर पॉइंट पे इंटेंसिटी इसकी वजह से I है। तो अगर ये वेव मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता तो हर पॉइंट पर I इंटेंसिटी देता। ये वेव अगर मीडियम में ट्रैवल कर रहा होता तो हर पॉइंट पर I इंटेंसिटी देता। अब दोनों एक साथ एक ही मीडियम में प्रेजेंट है, दो वेव का सुपर पोजिशन हो गया, सुपर इम्पोज हो गया, एक साथ एक ही मीडियम में ये दोनों प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, मीडियम का ये जो हर एक पार्टिकल है, इन सब का अब जो मोशन होगा, पहले वेव 1 अपने हिसाब से SHM करा रहा था, वेव 2 अपने हिसाब से करा रहा था। अब हर पार्टिकल पर दो दो SHM का सुपर पोजिशन हो रहा है। तो हर पार्टिकल का एक नया एम्पलीट्यूड आएगा और एक नया इंटेंसिटी आएगा। मतलब अब इन दोनों वेव के मिलने से मीडियम के हर पार्टिकल पर, मीडियम के हर पॉइंट पर जो पहले इंटेंसिटी था उससे एक नए टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एकदम बदल जाएगा। तो अब हर पॉइंट का एक नया एम्पलीट्यूड होगा और एक नया इंटेंसिटी होगा। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये I और I मिलकर कितना हो जाना चाहिए, 2I। हर जगह पर कितना हो जाना चाहिए, 2I, I और I मिलकर 2I। लेकिन ऐसा नहीं है।
हम लोग को दिखेगा कि कहीं तो ये आई और आई मिलकर हो गया है 0, कहीं दिखेगा कि ये आई और आई मिलकर आई हो गया है, कहीं दिखेगा कि आई और आई मिलकर 3i के बराबर हो चुका है, कहीं दिखेगा कि ये आई और आई मिलकर 4i के बराबर हो चुका है। तो हर पॉइंट पर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हो जरूरी नहीं है। हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई एनर्जी प्लस एनर्जी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एनर्जी, दोनों को ऐड हो जाना चाहिए। आई प्लस आई मिलकर वहाँ 0 भी हो सकता है, वहाँ आई और आई मिलकर आई भी हो सकता है, 3i भी हो सकता है, 4i भी हो सकता है, बहुत तरह का सिचुएशन पॉसिबल है। तो लाइट और लाइट मिलकर अंधेरा, लाइट और लाइट मिलकर 4 टाइम्स लाइट। तो यहां पर क्या हुआ, अब इसको अगर हम शब्दों में बोलें तो हम लोग बोलेंगे कि क्या है इंटरफेरेंस का डेफिनेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 or more than 2 waves, redistribution of energy in the space due to superposition of 2 or more than 2 waves। 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स के सुपरपोजिशन से जो एनर्जी का उथल पुथल होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, हर जगह आई और आई मिलकर 2i नहीं हो रहा है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस 2 वेव के मिलने से, 2 वेव के सुपर इंपोज होने से जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को हम लोग इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। तो अब जब ऐसा किसी को दिखता है तो किसी को लगेगा अरे एनर्जी और एनर्जी मिलकर एनर्जी कैंसिल हो गया, तो ये तो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन है। एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। तो यहां तो दिख रहा है कि आई और आई मिलकर 4i हो गया, एनर्जी बढ़ गया। यहां भी आई और आई मिलकर 3i, एनर्जी बढ़ गया। यहां आई और आई मिलकर आई कम हो गया, यहां आई और आई मिलकर 0। तो ऐसा कैसे हो रहा है, कहीं एनर्जी क्रिएट होते हुए दिख रहा है, कहीं डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो एनर्जी क्रिएट हुआ है और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कैसे, देखो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां ये आई और आई मिलकर कितना होना चाहिए था, 2i। यहां पर भी आई और आई मिलकर कितना होना चाहिए था, 2i। तो बस क्या हुआ, यहां वाला 2i उठकर यहां चला गया, तो यहां टोटल 4i हो गया, यहां 0 हो गया। यहां आई और आई मिलकर 2i होना चाहिए था, यहां भी आई और आई मिलकर 2i होना चाहिए था। यहां से एक आई उठकर इधर चला गया, तो इधर 3i हो गया, इधर i हो गया। क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ। आई और आई मिलकर हर जगह 2 नहीं हो रहा, एक नए टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन आया। किस वजह से आया, 2 वेव के सुपर इंपोज होने से आया। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरेंस। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरफेरेंस। तो अब हम लोग इसी इंटरफेरेंस का डिटेल पे बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पहले थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन समझेंगे और फिर हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे। तो यहां तक अपने को थोड़ा सा ब्रीफ मिला कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। तो लाइट और लाइट मिलकर अंधेरा होते हुए दिखेगा, लाइट और लाइट मिलकर बहुत ज़्यादा लाइट होते हुए भी दिखेगा। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसके कैलकुलेशन को देख लेते हैं, इंटरफेरेंस का बेसिक कैलकुलेशन। कि जब 2 वेव मिलेगा तो आई और आई मिलकर 4i जो हुआ, या 0 हो रहा है या 3i हो रहा है, तो ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ कितना हो रहा है, उससे रिलेटेड कैलकुलेशन। ये सोर्स 1 S1, ये सोर्स 2 S2, इन दोनों से जाने वाला वेव यहाँ किसी पॉइंट पर, पॉइंट P पर सुपर इंपोज हो रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स पे होगा, ठीक है। कैसे, जैसे यहां से इस पॉइंट पे हुआ, ऐसे ढेर सारे पॉइंट पर
वेव का सुपरपोजिशन हो रहा होगा। तो हम लोग किसी एक पॉइंट को लेके बात करते हैं। यहाँ पर वेव सुपर इम्पोज हुआ, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये ट्रैवल किया x1 और ये ट्रैवल किया x2। इसका जो इक्वेशन है y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा 1t माइनस के एक्स प्लस थीटा 1। इसका इक्वेशन है y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा 2t माइनस k2 एक्स प्लस थीटा 2। अब यहाँ पर जो भी पार्टिकल है उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, इसको निकालने के लिए हम लोग को फेज डिफरेंस यहाँ पर पता होना चाहिए। हम लोग जब सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम पढ़ते थे तो एक फॉर्मूला आता था अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। वो कॉस डेल्टा फाई जो है वो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस होता है। तो यहाँ सारा कैलकुलेशन जो है उसमें फेज डिफरेंस आने वाला है। तो पहले हम लोग फेज डिफरेंस पे ही बात कर लेते हैं। ये हो गया फाई 1, ये पूरा जो अंदर का सामान है ये फेज है, और ये हो गया फाई 2। तो फाई 2 माइनस फाई 1 कर दें। किस जगह के लिए? यहां के लिए कर रहे हैं तो x की जगह इसमें x1 आ जाएगा और इसमें x की जगह x2 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट इससे x2 डिस्टेंस पर है और ये वाला पॉइंट इससे x1 डिस्टेंस पर है। तो फाई 2 माइनस फाई 1 इज ओमेगा 2t माइनस k2 x2 प्लस फाई 2 नहीं प्लस थीटा 2 माइनस ओमेगा 1t माइनस k1 x1 प्लस थीटा 1। तो डेल्टा फाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी माइनस ये आ जाएगा प्लस k1 माइनस k2 इंटू, नहीं ये होगा k1 x1 माइनस k2 x2 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये इस तरह से हो गया। ये बना फेज डिफरेंस का एक्सप्रेशन इस पॉइंट के लिए। तो अब यहां पर अब हम लोग लेंगे एक अजम्पशन, इफ ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, मतलब दोनों सोर्सेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो हम लोग बोलेंगे ये कोहेरेंट सोर्स है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये अजम्पशन लेकर हम लोग बोल रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेस, और इस चैप्टर में हम लोग हर जगह पर कोहेरेंट सोर्सेस से ही डील करने वाले हैं। तो ये जो अजम्पशन लिए हैं हम लोग, ये हमेशा वैलिड रहने वाला है। तो ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 हो गया तो कोहेरेंट सोर्सेज हो गया। और एक बात समझना कि भाई k जो है यहाँ पर वो तो ओमेगा बाई वी होता है, 2 पाई बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, ओमेगा बाई वी भी लिख सकते हैं। दोनों वेव सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो v तो सेम है ही दोनों के लिए। तो अगर ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 हो गया, इसका मतलब k1 इक्वल टू k2 हो गया। सो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 वाला, दिस इज इक्वल टू 0। और ये k1 इक्वल टू k2 हो गया तो इसको हम लोग k के बराबर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा k x1 माइनस x2 प्लस थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये एक्सप्रेशन बना। डेल्टा फाई इक्वल्स टू k x1 माइनस x2, यहां पर भी उसी ऑर्डर में रख लेते हैं, प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये हो गया डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू k इंटू डेल्टा एक्स
माइनस डेल्टा थीटा। ये आ गया फेज डिफरेंस का एक्सप्रेशन। डेल्टा एक्स क्या चीज है? इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, और ये क्या है? इनिशियल फेज का डिफरेंस है ना। इनिशियल फेज जो था ये थीटा 1 थीटा 2 इसका इनिशियल फेज कहलाता है। तो इनिशियल फेज में जो डिफरेंस है वो है डेल्टा थीटा। अब एक और अजम्पशन, इफ थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, अगर ये दोनों वेव का इनिशियल फेज सेम है तो इसको क्वेश्चन में ऐसा बोला रहेगा कि सोर्सेज आर इन फेज। सोर्सेज आर इन फेज, अगर सोर्सेज का फेज बराबर है तो डेल्टा थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और डेल्टा थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो डेल्टा फाई आ गया k इंटू डेल्टा एक्स। के को 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हो गया फेज डिफरेंस। डेल्टा फाई क्या चीज है? फेज डिफरेंस। और ये क्या है? पाथ डिफरेंस। तो इन दो अजम्पशन के अंडर में जो फेज डिफरेंस है वो सिर्फ पाथ डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। हम लोग दो अजम्पशन लिए हैं, क्या क्या? एक तो ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 कोहेरेंट सोर्सेज का अजम्पशन, और दूसरा इनिशियल फेज सेम है। ये तो हमेशा रहेगा ना, ये हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है। अगर ये अजम्पशन है तो डेल्टा फाई को ऐसे लिखेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और नहीं है तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा थीटा वाला टर्म और आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया फेज डिफरेंस का एक्सप्रेशन। अब ये फेज डिफरेंस का हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। फेज डिफरेंस आ गया, तो अब किसी भी पॉइंट पर जब दो एसएचएम का सुपरपोजिशन होता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 A2 एम्पलीट्यूड है दोनों वेव का, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिखते हैं हम लोग अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, एंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू, इसको स्क्वायर कर दो, A स्क्वायर इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई। सो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी और ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो यहां पर हम लोग का फेज डिफरेंस यूज होने वाला है। अब एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है कि देखो यहां का जो इंटेंसिटी है, किसी भी जगह का रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। अब उस जगह का रिजल्टेंट इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड क्या होगा ये डिपेंड करता है फेज डिफरेंस पर। फेज डिफरेंस के हिसाब से ये इंटेंसिटी वेरी करेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब उस पॉइंट का बात हो रहा है जहां पर ये इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन होने से जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है उस पॉइंट का बात हो रहा है, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और जहां पर
इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कैसे होगा? तो उसके लिए कॉस डेल्टा फाई को मैक्सिमम होना पड़ेगा। कॉस डेल्टा फाई मैक्सिमम है और उसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो वहीं पर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। अब कॉस डेल्टा फाई 1 कब हो सकता है? तो उसके लिए डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। लेकिन 0 तो एक वैल्यू है, ऐसे बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पर कॉस का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस जो है उसका वैल्यू है 2n पाई, मतलब 0, 2 पाई, 4 पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। अगर फेज डिफरेंस इनमें से कोई वैल्यू अटेन करता है, मतलब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो ये जो हम लोग लेकर आए हैं ये क्या है? ध्यान रखना, ये कंडीशन है। ये क्या चीज है? ये कंडीशन है। किस चीज का कंडीशन है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का कंडीशन है। कोई पूछ ले कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब डेल्टा फाई इनमें से कोई वैल्यू लेगा। अब डेल्टा फाई को हम लोग 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। हम लोग मान रहे हैं कि वो पहला वाला अजम्पशन तो हमेशा वैलिड रहेगा, ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 है। तो अगर डेल्टा फाई को इस तरह से लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा फाई मतलब 2n पाई के बराबर, फेज डिफरेंस का वैल्यू रख दिए। तो 2 पाई से 2 पाई समाप्त, और डेल्टा एक्स का वैल्यू हो गया n लैम्डा। n लैम्डा से किस टाइप का वैल्यू आता है? n इंटीजर है कोई सा भी, है ना? तो ये 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस, ये क्या है? पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस इनमें से कोई वैल्यू अटेन कर सकता है तो उस जगह पर डेफिनेटली क्या होने वाला है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। देखो, ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है। ये फेज डिफरेंस के टर्म्स में कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और ये पाथ डिफरेंस के टर्म्स में कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ये वाला कब वैलिड है? जब हम फेज डिफरेंस को ऐसे लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? व्हेन थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2। अगर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 नहीं हुआ, उसका वैल्यू अगर नॉन जीरो हुआ, तो यहाँ माइनस डेल्टा थीटा और दिखेगा, तब ये कंडीशन नहीं आएगा। तो ये वाला कंडीशन बदल भी सकता है अगर थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 नहीं हुआ, लेकिन ये एब्सोल्यूट कंडीशन है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो ये हमेशा वैलिड है कि भाई डेल्टा फाई जो है वो 2n पाई होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैक्सिमम टाइम 98% टाइम ये वाला चीज ऐसे ही रहेगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 के बराबर होगा। और अगर होगा तब हमेशा ये पाथ डिफरेंस के टर्म्स में कंडीशन होगा। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के इफेक्ट का अगर बात की जाए तो अब एम्पलीट्यूड वहां पर मैक्सिमम होगा, और एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई। कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू 1 हो चुका है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज a1 प्लस a2। इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल्स टू a0, अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है तो फिर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2a0। ठीक है,
इंटेंसिटी भी मैक्सिमम है, कितना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, तो कॉस डेल्टा फाई तो 1 हो चुका है, तो ये लिखा हुआ है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। और अगर दोनों वेव का इंटेंसिटी सेम हुआ, इफ I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I0, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, देखो रूट I0 प्लस रूट I0 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4I0, मतलब I0 और I0 मिलकर 4I0, 4 गुना हो चुका है। इसी पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर इफेक्ट मैक्सिमम हुआ है, ठीक है। तो ये है कंडीशन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इफेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वो पॉइंट जहां पर इफेक्ट मिनिमम हो रहा है, एकदम एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इफेक्ट अगर मिनिमम होना चाहिए तो कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू मिनिमम, कॉस डेल्टा फाई का मिनिमम वैल्यू हो सकता है -1। तो ऐसा कब होगा, व्हेन डेल्टा फाई इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इन सब पर कॉस का वैल्यू -1। तो हम लोग लिख सकते हैं 2n+1 या 2n-1, कुछ भी लिख सकते हो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। इससे जो वैल्यू आएगा ये ऑड वैल्यूज आएगा, तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। तो जहां पर भी फेज डिफरेंस इसमें से कोई वैल्यू अटेन करेगा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई में से, वहां पर इसका वैल्यू, कॉस का वैल्यू -1 हो जाएगा और वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। तो ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, और ये एब्सोल्यूट कंडीशन है, ये तो हमेशा वैलिड है। फिर हम लोग डेल्टा फाई को जब ये लिख रहे हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू, डेल्टा फाई का वैल्यू 2n-1 इंटू पाई, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से डेल्टा एक्स का वैल्यू आ रहा है